हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम नवंबर की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में प्रादेशिक परिदृश्य में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंस को। और ये हम अक्टूबर मंथ की न्यूज़ है सारी की सारी इसके अंदर। तो अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब इस मैगजीन में आपको कवर हो जाएंगे। तो देखिए, जो लोग भी आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग में करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आप ये मैगजीन खरीदिए। 60 पेजेस की मैगजीन होती है ऑलमोस्ट, और इसको हम 2 से 3 घंटे में कवर कर लेते हैं। और आप खुद से जब इसका रिवीजन करेंगे तो आपको ये और कम समय लेगा। आपको 1 घंटे के अंदर आप पूरी मैगजीन को रिवाइज कर पाएंगे। तो अभी हमारी रिवीजन सीरीज़ भी आने वाली है, तो उसको भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। आरएस का जब प्रीलिम्स की डेट भी आ जाएगी तब तक तो हम उसको जो है, प्रीलिम्स की डेट तो क्या आएगी, लेकिन हाँ, एक फॉर्म भरने का जो है वो तो स्टार्ट हो ही जाएगा, तो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। और इकोनॉमिक सर्वे है, उसको भी मुझे कंप्लीट करना है, तो वो भी हम करेंगे साथ में। तो देखिए, जो भी लोग हैं करंट अफेयर्स के लिए, अगर आप कोई भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी मैगजीन मिले जहाँ से कवर हो जाए, तो एक अफोर्डेबल मैगजीन है, प्लस इसमें करंट अफेयर्स सारे कवर होते हैं। तो आप फिजिकल फॉर्म में मैगजीन को खरीदिए, ताकि जो है आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है वो नोट डाउन करने में आसानी रहे। और कई व्यूवर्स हैं जिनका मैं धन्यवाद देती हूँ, जो कि हमें कमेंट करके बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस मैगजीन से हमारे इस एग्ज़ाम पेपर में आया, तो मेरा काम आसान होता है इससे। तो आप इन चीज़ों को शेयर कीजिए। और एक ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना बांटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है। मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे आर्थिक लाभ इससे नहीं है, लेकिन मैं जितना आपको बताती हूँ उससे मुझे खुद का जो एक कहते हैं ना, मानसिक लेवल पे जो एक संतुष्टि है वो मिलती है, और बताने से चीज़ें और अच्छी तरीके से आपको खुद को भी समझ में आती है। तो आप भी जो है चीज़ों को शेयर कीजिए जितना आपसे हो सके। और कोई अगर आपसे पढ़ना चाहता है तो ज़रूर से उसको पढ़ाइए, ताकि आपको जो है आपकी खुद की जो नॉलेज है वो बहुत ब्रशअप होती है उससे। तो अभी इन्हीं सब चीज़ों के साथ में हम चलते हैं आगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखिए, इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सूचकांकों के बारे में पढ़ेंगे। 2 इंडेक्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तो है आपका एमपीआई, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और एक हम आगे पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया है। तो ऐसे जो इंडेक्स होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की रैंकिंग इसमें काफ़ी पिछड़ी हुई है। इसके ऊपर एक पूरा एक आर्टिकल भी द हिंदू के अंदर पब्लिश हुआ है। उसके अलावा जो चर्चा का विषय है उसके अंदर भी इसको जो है काफ़ी मुद्दे के रूप में उठाया गया है। ऐसे जो इंडेक्सेस होते हैं उनकी में तो आपको भारत की रैंकिंग को अच्छे से रट ही लेना है। और जो जैसे इंडेक्स होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, जैसे ये है ग्लोबल पेंशन सूचकांक, ये पहली बार ही हमने पढ़ने को देखा है। तो ऐसे जो इंडेक्स होंगे इनके बारे में आप भले ही अगर आपका कोई रिसेंट एग्जाम है तो ही पढ़िएगा, ताकि करंट अफेयर के नाम पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप चुकेंगे नहीं वहाँ पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो अब पढ़ें क्या इसमें। सबसे पहली चीज़ तो गरीबी को मापने का एक सूचकांक है। इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई, यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो जारी करने वाली संस्था के बारे में पूछ लेंगे, आपको ट्रिक देंगे, वो स्टेटमेंट में दे देंगे। यूएनडीपी की जगह जो है वो कुछ और नाम दे देंगे, मान लीजिए डब्ल्यूएचओ दे दिया, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ डब्ल्यूएचओ करता ही होगा ये, तो वहाँ आप स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने इसको लॉन्च किया है। सिलेक्शन लेने वाले में और सिलेक्शन ना लेने वाले में ये अंतर नहीं है कि उसने ज़्यादा पढ़ा है, वो ज़्यादा होशियार है या वो है। सिर्फ इतना है कि उसको वो पॉइंट पे वो बात याद थी और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। बस इतना ही चीज़ होता है कि 1-2 नंबर से जो लोग रह जाते हैं वहाँ यही जो फैक्टर होता है वो काम करता है। इसलिए छोटी छोटी जो बारीकियाँ डिटेल्स है उस पर ज़रूर से आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। फिर देखिए, इसको अभी अक्टूबर में लॉन्च किया है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए इसमें जो है इनका जो शीर्षक है रिपोर्ट का वो देख लेते हैं। शीर्षक है अनपैकिंग डेप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, क्या है, अनपैकिंग डेप्रीवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये इसका शीर्षक है। इसमें 111 देशों को जो है आंकलन के लिए लिया गया था। अब देखिए कि जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इसके अंदर कई सारे इंडेक्सेस भी काम करते हैं। जैसे कि 10 इंडेक्स इसके अंदर है, नाम इसमें नहीं दे रखे हैं, लेकिन 10 इंडेक्सेस या 10 जो मापदंड है, मेजर्स है, उसके आधार पर जो है गरीबी को मापा जाता है। जैसे कि ऐसा मानिए कि पोषण नहीं है किसी को, पोषण के यानी कि न्यूट्रिशन के लेवल में कमी है, जो खाना खा रहे हैं वो एकदम लो क्वालिटी का खाना है, और जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर सैनिटेशन की सुविधा नहीं है, तो वैसे वो बीमारियों का कारण बनता है। बीमार हो जाए तो दिखाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, बहुआयामी है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का नहीं कई चीज़ों का योगदान जो है वो रहता है। अब देखिए, ये ऐसा कह रहा है कि 111 देशों में जो हमने आंकलन किया है उसमें अब तक जो है जो 19% जो आबादी है, करीबन 1.2 अरब जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। मतलब उनका तो जीवन मान लीजिए कुछ है ही नहीं, कीड़े मकोड़ों टाइप जीवन है कि आज
का पता है कल तो हो सकता है चले जाएं। तो इस प्रकार से गरीबी, इतनी भीषण गरीबी का वो जो है वो सामना कर रहे हैं। गरीब लोगों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है ये आपके, अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ जो उप सहारा वाला जो भाग है, सहारा रीजन वाला जो डेजर्ट वाला जो रीजन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या है। और कई प्रकार से मतलब कि भूखमरी और प्रताड़ना, सब तरीके की चीज़ें जो है वो लोग सहन कर रहे हैं। इसके बाद दक्षिण एशिया का नाम आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या है। और दक्षिण एशिया की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा, आप ये मत समझिएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान में गरीब होंगे, सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो भारत के अंदर, एशिया के अंदर आप देखें, साउथ एशिया में, तो सबसे ज़्यादा भारत में और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो है वो गरीब लोगों की संख्या देखने को मिलती है। फिर देखिए, अगर आप देखें तो भारत जो है साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा गरीब यही है। उसके अलावा जो है नाइजीरिया का स्थान आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या है। और 2/3 ऐसे लोग हैं जिनके पास कम से कम 2/3 गरीब लोग इस प्रकार से हैं जिनकी फैमिली में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसके न्यूट्रिशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, या वो एक तरीके से माल न्यूट्रिशन का शिकार है। एक चीज़ और देखने में आई है कि इस रिपोर्ट में पहली बार भारत का 15 साल का जो गरीबी का जो आंकड़े हैं उसका एक ट्रेंड जो है वो उन्होंने बताया है। प्रवृत्ति या ट्रेंड जो आप कहेंगे, वो ट्रेंड इन्होंने शो किया है। अब उस ट्रेंड के अंदर उन्होंने क्या कहा, 60 साल तक के व्यक्ति हैं उनकी क्या स्थिति है, बच्चों की स्थिति क्या है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। जैसे कि देखिए कि अगर बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे जो हैं वो भारत के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 97 मिलियन बच्चे, यानी 21% जो भारतीय बच्चे हैं वो गरीबी के स्तर पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गरीब बच्चों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में देखी गई है। 97 मिलियन, यानी 21% बच्चे जो है वो गरीबी से यहाँ जूझ रहे हैं। तो काफ़ी मतलब स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। और हर एक इंडेक्स के अंदर भारत के जो है उसमें कमी देखने में आई है। तो देखिए, इसमें रैंकिंग तो नहीं दी गई है, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे चौंकाने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत में जो गरीबी के आंकड़े हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इसीलिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, शिकायतें कम कीजिए। घर में 3 टाइम बढ़िया बराबर खाना मिलता है, बढ़िया पंखा है, एसी नहीं है तो पंखा तो है ही अपने, और उसके अलावा साइकिल, गाड़ी नहीं है तो साइकिल तो है ही चलने के लिए। और घर में कोई ऐसे परेशान करता नहीं है कि भाई इतना करके लाओ, वो करके लाओ, सब कुछ बराबर मिल रहा है, छत भी है। तो धन्यवाद देते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए आगे चलते हैं ग्लोबल पेंशन सूचकांक की तरफ। इसको पढ़ने से पहले मैं सोचती हूँ कि अपन पहले जो है ये वाला पढ़ लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसको पढ़ लेते हैं, ताकि अपने को जो है इसमें थोड़ा एक सीक्वेंस रहेगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचकांक है और हर बार जब हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है इसके बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये 2022 के अंदर आ चुका है। इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको इसके बारे में रट लेना है कि किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो है कुल 17 जो आपके जो हैं शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। तो 17 राष्ट्र जो है संयुक्त रूप से इसके अंदर शीर्ष स्थान पर हैं। अब देखिए कि इसके अंदर जो है आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको जो है, एक मिनट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जो ये क्या कहते हैं वेल्थ हंगर लाइफ है, ये जो है आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठन है, और इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको जारी किया है। अब देखिए, इसमें हमको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो ये था कि भाई इसमें जो मेजर्स होते हैं किस आधार पे जो ये GHI है इसको जारी किया जाता है। तो वो मापदंड आपको पता होना चाहिए कि 4 मापदंड इसमें टोटल होते हैं। एक होता है अल्प पोषण, जिसको कहते हैं अपर्याप्त भोजन। दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी बच्चों में जो अल्प पोषण होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, तो ये होता है सेकंड। तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है ड्वार्फनेस जो होती है, बच्चों की हाइट जो नहीं बढ़ पाती है, उसको बोलते हैं स्टंटिंग। फिर होता है बाल मृत्यु दर, यानी कि अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के कारण जो बच्चों में मृत्यु दर है, इन चारों को नापा जाता है GHI निकालने के लिए। और इस GHI के आधार पर ये जो इन्होंने निकाली है, 136 देशों का डेटा जो है इन्होंने लिया है। और इसके अंदर इस बार मतलब 2022 में 136 देशों का डेटा है, और भारत की स्थिति जो है वो 107 के ऊपर है। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है हमारी। और हमसे पीछे जो इसमें हमारे इधर वाले एरिया में अफ़गानिस्तान है। तो आप देख लीजिए कि किसके समकक्ष हम खड़े हैं। तो ये है। अब देखिए, इसमें भारत का GHI स्कोर जो है वो 29.1 रहा है, जो इसे गंभीर श्रेणी के अंदर रखता है।
ठीक है। तो इस सूचकांक में अफगानिस्तान का स्थान 109वां है, जो भारत से पीछे एकमात्र एशियाई देश है, यानी कि सब हमसे आगे ही हैं। जैसे श्रीलंका 64 रैंक पे है, म्यांमार 71 रैंक पर है, तो हमसे स्थिति उनकी आगे है। तो भारत की स्थिति खराब है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आपको पता है कि जब स्थिति खराब होती है तो सरकार भी कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा इंडेक्स ही गलत है, हम तो ऐसे है नहीं, लेकिन तुम्हारा इंडेक्स ही क्या है, गलत है। तो इसके ऊपर भी सरकार ने आपत्ति दर्ज करवाई है। तो देखिए, अब जो है एक नया इंडेक्स है जिसके बारे में हम पहली बार पढ़ेंगे। ये है ग्लोबल पेंशन सूचकांक, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। इसको मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वो निकाला गया है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी मतलब इतना का मतलब है कि इतनी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी अगर कोई रिसेंट आपका एग्जाम होगा तो करंट के नाम पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इसलिए आपको इसको पढ़ लेना चाहिए उस हिसाब से। तो देखिए, इसमें जो है आइसलैंड ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। आइसलैंड ने, आयरलैंड नहीं है, आइसलैंड है। सेकंड रैंक है नीदरलैंड्स की और थर्ड रैंक है डेनमार्क की। ठीक है, IND, इंडिया। तो IND से ये रैंकिंग भी याद रह जाएगी। अब देखिए, इसके अंदर जो है 44 देशों के आंकड़े इन्होंने लिए हैं। मापदंड इनके ये हैं कि भाई आपकी जो पेंशन मिल रही है वो आपकी पर्याप्त है कि नहीं, एडुकेसी है कि नहीं, उसमें स्थिर है कि नहीं, कंटिन्यूसली मिल रही है कि नहीं, कि आज देर कल कोई सरकार आई बदल दिया, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, अखंडता इंटीग्रिटी उसके अंदर है या नहीं। तो ये सारे इंडेक्स के आधार पर जो है 44 देशों की पेंशन प्रणाली को इन्होंने जांचा है। और भारत की स्थिति तो वाह, 41 रैंक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो डोकरों कौन पूछता है, तो ऐसा होता है। तो अभी देख लीजिए, रैंकिंग कह रही है, मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ। तो 44 देशों की जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें 41 स्थान जो है भारत की पेंशन जो प्रणाली है उसका रहा है। इससे पहले 2021 की जो रैंकिंग थी उसमें 43 देशों की में 40वां स्थान जो है वो मिला था, यानी कि कुछ खास इसमें चेंज हुआ नहीं है। अब देखिए कि इसके अंदर विशेष बात यह है कि पोर्चुगल जो है उसको पहली बार इस सूचकांक के अंदर जो है वो इस राष्ट्र को इंक्लूड किया गया है। इस सूचकांक में के अंदर सबसे खराब स्थिति थाईलैंड की है। 41.7 के स्कोर के साथ में सबसे ज़्यादा स्थिति इसकी खराब बताई गई है। फिर देखिए, ब्रिटेन के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, और इनके बारे में अगर आप बताएं तो कहते हैं कि भाई कहते क्या है, जो इनका जो भारतीय मूल है वो इस प्रकार से है कि इनके जो दादा दादी हैं वो पंजाब प्रांत से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इनकी जड़ें भारत में हैं। जबकि इनके पिता केनिया से हैं और इनकी माता जो हैं वो आई थिंक वहीं तंजानिया या कहीं से हैं। ठीक है, और शादी इन्होंने इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी जो बेटी है अक्षता, उनके साथ में की है। तो भारत से इनका काफ़ी जो है वो संबंध रहा है। इसके अलावा जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और इन्होंने ब्रेग्जिट के पक्ष में भी अभियान चलाया था। और अभी आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में हमने नए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था कि 1 साल में ही जो बोरिस जॉनसन है उसके बाद में जो लिज ट्रेस है वो प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उनकी कुछ आर्थिक जो बजट रिलेटेड और आर्थिक जो नीतियां थी वो इतनी फ्लक्चुएटिंग थी कि उनको जो है उस पद से जो है त्यागपत्र देना पड़ा। तो उन्हीं की पार्टी के जो ऋषि सुनक हैं उनको जो है ये मौका मिला और ये जो है 57वें प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं ब्रिटेन के। तो ये ध्यान रखना है अपने को। और इनको जो है महाराजा चार्ल्स तृतीय ने जो है वो शपथ दिलाई है, और इन्होंने जो शपथ है वो गीता की ली है, भगवत गीता की शपथ ली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। लिज ट्रस का जो कार्यकाल था वो मात्र 45 दिन का ही था, और ये तीनों के तीनों कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। आपको याद होगा कि टेरेसा मे करके प्रधानमंत्री हुई थी, तो उनके टाइम पर ये जो है वित्त मंत्री के रूप में भी जो है वो कार्य कर चुके हैं। तो ये सब इनके बारे में है, और काफ़ी जो है इनकी प्रॉपर्टी या कहते हैं एक तरीके से बिलियनियर है ये। 730 मिलियन पाउंड की संपत्ति जो है वो इनके पास में है, तो काफ़ी एक तरीके से रईस आप कह सकते हैं इनको। और 42 वर्षीय ये हैं, तो ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में है। फिर देखिए कि हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि ये जो है यॉर्कशायर जो जगह है, यॉर्कशायर का जो रिचमंड नाम की जो जगह है वहाँ से इन्होंने जो है वो जीत हासिल की है, तो एक इनका एरिया भी अपने को पता रहे। फिर देखिए, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट है जो कि जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट के ऊपर है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। और ये जो है बेसिकली जो G20 के जो देश हैं उनके ऊपर जो है उन देशों के आंकड़ों को प्रदर्शित करती है कि भाई G20 के देशों के अंदर जलवायु स्थिति का क्या जो है वो स्थिति रही है, उसके लिए ये जो है प्रदर्शित करती है। इस बार की जो ये रिपोर्ट है इसका थीम रहा है ऊर्जा संकट के लिए G20 की प्रतिक्रिया 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक टारगेट सेट किया है, वर्ल्ड जो कोप हुई थी उसके अंदर ये टारगेट सेट था कि हम जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आएंगे, और ये आपकी
RS 2021 प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए जो है G20 ने ये कहा है कि भाई हम भी एक रिपोर्ट देखते हैं, भाई हमारी क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी कितनी रही है। और तो ये 8वां संस्करण उन्होंने अपनी रिपोर्ट का दिया है और इन्होंने कहा है कि भाई शमन और वित्त के लिए 100 संकेतकों पर जो है इसको तैयार किया गया। 100 इंडेक्सेस है कि भाई क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन कौन से संकेतक होने चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमको कम करना चाहिए, उन सब के लेकर के ये एक रिपोर्ट हासिल जारी जो है वो की गई है। अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या जो बातें हैं वो कही गई हैं। अब देखिए ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो जीवाश्म ईंधन है, भाई देखिए आप क्लाइमेट की बात करें तो जीवाश्म ईंधन को कैसे भूल सकते हैं, कोयला है, लकड़ियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, पेट्रोल है, ये सब जो है। तो ये कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन जो है उसकी सब्सिडी के अंदर 2020 से लेकर के अगर हम आज की बात करें 2021 की, तो 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गई है वो सब्सिडी, कम नहीं करी है आपने, सब्सिडी को उल्टा के बढ़ाया है। और अगर आप ये युद्ध की बात करें कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो युद्ध हुआ है, इसकी अगर द्वितीय छमाही को अगर आप देखें तो जीवाश्म ईंधन का जो मूल्य है उसके अंदर जो है वो घातांकीय वृद्धि देखने को मिली है। घातांक आई थिंक स्क्वायर या क्यूब को कहते हैं, क्यूब को कहते होंगे, नहीं तो जो है इतनी वृद्धि जो है, आप मुझे पता नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। तो ये जो है इतनी वृद्धि जो है वो देखने को मिली है, यानी कि इनके मूल्य जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। फिर देखिए कि जो जीवाश्म ईंधन के लिए सबसे अधिक कुल सब्सिडी देने वाले जो G20 देश हैं उनके नाम देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी कौन दे रहा है। तो चाइना, इंडोनेशिया और ब्रिटेन, ये जो है सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए। फिर देखिए यहाँ पर कि जो पिछले वर्ष G20 देशों में उत्सर्जन था वो उसमें भी वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जो अब देखिए नवीनीकरण ऊर्जा हिस्सेदारी में उच्चतम वृद्धि वाले देशों में ब्रिटेन, जापान, मेक्सिको जो है वो सबसे प्रमुख है। सबसे कम वृद्धि वाली हैं रशिया और इटली। रशिया तो खैर देखो करेगा भी कैसे, क्योंकि बहुत ठंडा प्रदेश है। तो इसीलिए जहाँ पर सन का जो एक तरीके से सनरेज अगर ज़्यादा आती हैं तो आप सौर ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं, हवाएं ज़्यादा चलती है तो आप विंड एनर्जी को सृजित कर सकते हैं, या फिर आप जो है एटॉमिक एनर्जी जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, जिनको कि कंपैरेटिवली क्लीनर एनर्जी माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि किन देशों के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ी है, तो ब्रिटेन में, जापान में और मेक्सिको के अंदर जो है वो इंक्रीज़ हुई है। भारत की स्थिति अगर अपन देखें तो भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्रों के अंदर 159 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीबन 5.4% की आय का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो हमें भी जो है इन चीज़ों की वजह से नुकसान देखने को मिला है। अब लास्ट वाली लाइन पे आइए, यहाँ पर लिखा है कि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर देश में बाढ़ से वार्षिक नुकसान जो है लगभग 49% बढ़ने की आशंका है, और चक्रवात से होने वाले नुकसान जो है 5.7% की वृद्धि जो है वो उनमें देखने को मिलेगी। इसीलिए जो है ये इस प्रकार की रिपोर्ट प्रदर्शित करते हैं, ताकि जो देश है उनके ऊपर दबाव बढ़े कि वो जो है अपने जो नवीनीकरण ऊर्जा है उनके टारगेट्स को बढ़ाए और जल्दी ही अचीव करे, ताकि जो वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जा पाए। ठीक है, तो ये आंकड़े पढ़ने का बस इतना ही रूप होता है, ताकि हमें थोड़ा पता रहे। शीर्षक ध्यान रखिएगा, और इसके में जो मेन बातें मैंने बताई है, 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली, भारत में कितना नुकसान हुआ है और कौन से देश जो है कुल सब्सिडी देने में आगे हैं, जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया, ब्रिटेन। तो इनके बारे में आप थोड़ी चीज़ें जो है वो दिमाग में रखिएगा। फिर देखिए एक और इंडेक्स है जिसका नाम है गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स। इसको गैलप के द्वारा जारी किया गया है और इसमें शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और ये वॉशिंगटन अमेरिका में एक सलाहकार और विश्लेषक कंपनी है जिसका नाम है गैलप, उसने इसको जारी किया है। ठीक है, तो देखिए कानून और व्यवस्था सूचकांक है ये, और इसके सर्वेक्षण में व्यक्तिगत सुरक्षा के लोगों की भावना और अपराध और कानून के उनके व्यक्तिगत जो अनुभव हैं उनको इसमें जो है 4 प्रश्नों के आधार पर तैयार किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला जो देश का कानून है, जिसका व्यवस्था सबसे अच्छी मानी गई है, वो है सिंगापुर। उसके बाद में जो है कम स्कोर करने वाले देशों में कानून व्यवस्था को कमज़ोर माना गया ऑफ कोर्स, तो उसमें जैसे कि अफगानिस्तान है, इस प्रकार के देशों को उसमें स्कोरिंग दी गई है। तो देखिए सिंगापुर को अच्छी स्कोरिंग मिली है 96, तजाकिस्तान 95, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई, इनको अच्छी रैंकिंग, यानी कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कहाँ का है तो अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ तालिबान का जो है भी शासन है, तो अफगानिस्तान को 51 के स्कोर के साथ सबसे निम्नतम और ख़राब कानून व्यवस्था वाला देश बताया गया है। इसके बाद गैबॉन है, वेनेजुला है, कॉन्गो है, सियरा लियोन है, तो इनको जो है स्थिति इनकी ठीक नहीं बताई है। सूचकांक में भारत और उसके देशों की स्थिति क्या है, तो 80 का स्कोर भारत को मिला है और इसके पड़ोसी देश को 82 यानी पाकिस्तान को 82 का स्कोर मिला है। बांग्लादेश 79 का स्कोर है और 80 का स्कोर जो है वो किसका है, श्रीलंका का है। यानी कि भारत का स्कोर कंपैरेटिवली जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे सही है। तो इस भारत का स्कोर आप ध्यान रखिएगा, और गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा कि इसमें टॉप किसने किया है, तो सिंगापुर ने इसके अंदर जो है वो टॉप किया है।
फिर देखिए कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो हमारा सिंधु जल समझौता है 1960 का, उसके लिए तटस्थ विशेषज्ञ व मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो की है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और न्यूट्रल एक्सपर्ट जो होता है वो आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें अपॉइंट किया जाता है, तो उसके अध्यक्ष की अभी नियुक्ति की गई है। तो नियुक्त व्यक्ति का नाम क्या है? माइकल लीनो इनका नाम है, ठीक है। ये तटस्थ विशेषज्ञ रहेंगे। और जो हमारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके लिए जो है मध्यस्थ जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सियान मर्फी, और सियान मर्फी जो है मध्यस्थ अदालत के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो माइकल लीनो और सियान मर्फी दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें जो है जो इंदस वाटर ट्रीटी है उसमें जो आपकी इंदस रिवर है, सिंधु नदी जो है, उसके कई सारे जो पार्ट्स है, उसको कई सारे पार्ट्स कह रही हूँ, कई सारी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वाटर को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इसके तहत। जैसे कि उसमें ये कहा गया, तो देखिए यहाँ पर जो है RSVP यानी कि RSVP कहाँ गया RSVP जो अपने कार्ड्स होते हैं उसमें RSVP लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो है आप इस P को हटा दीजिए। इतने से आप याद रख लीजिए कि आपका जो रावी है, सतलज है और व्यास है, इन 3 नदियों का जल जो है वो भारत उपयोग में लेगा, और बाकी की जो 3 बची सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका जो है मुख्यतः पानी जो है वो पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, वाटर डिवाइड किया गया, और वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि देखिए जब भी कोई बड़ा एग्रीमेंट होता है तो उसमें हमेशा थर्ड पार्टी को साथ में रखा जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि भाई जिम्मेदारी ओढ़ने के लिए भी तो एक आदमी चाहिए, ठीकरा किसके ऊपर फोड़ें या किसके सामने लड़ें, तो उसके लिए एक वर्ल्ड बैंक ने जो है इसमें सिग्नेचर किए थे। एज इन मैं जोक कह रही हूँ, लेकिन ये इस तरीके से थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो है इसमें हुआ था। तो अब देखिए इसके अंदर और क्या क्या कहा गया है कि भाई अभी नियुक्ति तो आपने कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में किशनगंगा और रातले का जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के काफ़ी जो है टसल देखने को मिला है। तो ये जो जल विद्युत संयंत्र है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, इसके संदर्भ में दोनों के बीच में मतभेद था, और इसके लिए जो है भारत और पाकिस्तान पर असहमत है कि क्या किशनगंगा और रातले जल विद्युत संयंत्रों के तकनीकी डिज़ाइन संबंधी विशेषताएं संधि का उल्लंघन है या नहीं। तो इसको डिसाइड जो है अब ये जो आपकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसके द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा। तो ये कुछ संधि के बारे में है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। फिर देखिए किशनगंगा जल विद्युत संयंत्र किशनगंगा नदी पर बना गया है, और यह जम्मू कश्मीर में बांदीपुर से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, और इसकी स्थापित क्षमता जो है वो 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की होगी। जो रातले जल विद्युत संयंत्र है ये जो है आपका चेनाब नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रातले वाला या रतले यहाँ पर लिखा गया है। रतले जो आपका जल विद्युत संयंत्र है ये किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के अंदर है। इसमें 133 मीटर ऊंचा गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम जो है वो बनाया जाएगा, और इसकी क्षमता जो है वो 850 मेगावाट विद्युत उत्पादन की होगी। पाकिस्तान इस पर क्यों नाराज़ है? क्योंकि वो कहता है कि ये 1960 वाली जो संधि है उसका उल्लंघन करता है। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए। कजाकिस्तान की राजधानी में फिर से परिवर्तन किया गया है। पहले राजधानी का नाम नूर सुल्तान था, अब इसका नाम वापस से अस्ताना किया गया है। देखिए 1991 में कजाकिस्तान की जो राजधानी थी उसको अलमाती शहर में बनाया गया था, और अलमाती जो शहर था वहाँ पे रशियन लोग जो है, रूसी मूल के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा रहते थे। तो इसलिए सरकार को ये डर था कि भाई ये स्वतंत्र देश की मांग ना कर दे कि भाई रशियंस है तो हमें कह दे कि भाई सेपरेट बनाओ। तो इसीलिए उन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया और उसका नाम अकमोला जो है वो रखा, और अकमोला को दोबारा से उन्होंने इसका नाम बदल करके अस्ताना रखा। तो अभी दोबारा से जो है इन्होंने राजधानी का परिवर्तन किया था, नूर सुल्तान नाम रखा था, अब उसी जगह का नाम इन्होंने क्या कर दिया है, अस्ताना जो है वो रख दिया है। तो ये थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तो बहुत सारी बातें दे रखी है, ये छोड़िए। अब चलते हैं नेक्स्ट है कि रूसी राष्ट्रपति जो पुतिन है उन्होंने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के रूस में विलय की घोषणा जो है वो की है। अब कौन कौन से वो 4 क्षेत्र हैं उनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। अब ये चारों क्षेत्र यूक्रेन के हैं, ध्यान रखिएगा। एक है डोनेत्स्क, एक है लुहांस्क, एक है खेरसान और एक है जापोरिजिया, ठीक है। तो डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसान, जापोरिजिया ये जो है यूक्रेन के क्षेत्र, और उन्होंने कहा है कि फॉर्मली अब हम इनको जो है हमारे रशिया के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब देखिए मज़े की बात यह है कि वैलिडेशन लेने के लिए इन्होंने तो ये कहा है कि रशिया ये कहता है कि हमने तो जो है यहाँ पर जनमत संग्रह भी कराया, पब्लिक ओपिनियन लिया है, और वो कहते हैं कि हमें रशिया में विलय चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसके में क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन कहा यह गया है और ये इसको जो है इंक्लूड करेंगे। और प्रतिक्रिया ये हुई है कि यूक्रेन के अलावा जो पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इन सब ने जो है इसका घोर विरोध किया है, इसको गैर कानूनी बताया है। और यूनाइटेड नेशंस जो है उसके जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी ये कहा है कि ये हमारे संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका उल्लंघन खुले रूप से जो है वो रशिया के द्वारा किया गया है।
फिर नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान जो है उसको FATF की ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उसको विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है अब थोड़ी सुधरी है, इसलिए उसको जो है ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन हाल ही के अंदर जो है एक नए देश को ब्लैक लिस्ट जो है वो किया गया है, वो है म्यांमार। इसको अपनी काली सूची के अंदर जो कॉल फॉर एक्शन वाली जो काली सूची है, ब्लैक लिस्ट है, उसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये हमको ध्यान रखना है। म्यांमार को नया ऐड किया है, पाकिस्तान को जो है रिलीज़ कर दिया गया है, बढ़िया है, शांति बनी रहे वहाँ पर। फिर देखिए, FATF ने पाकिस्तान के साथ निकारागुआ जो है उसको भी ग्रे लिस्ट की सूची से जो है वो हटा दिया है। फिर देखिए, जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बनी गई है। इसका वैसे तो नाम है GAFI, यानी कि ग्रुप डे एक्शन फाइनेंसियरे, ये फ्रेंच नेम है एक, और ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना G7 की पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए बनाई गई थी, और इसका पेरिस के अंदर जो है वो मुख्यालय है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के बारे में इतनी बार आया था ग्रे लिस्ट वाला, तो हमने कई बार इसको हमने मैगजीन में कवर किया है, तो आपको पता ही होगा FATF के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये है आपका ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, उसने जो है सोलर फैसिलिटी को जो है वो मंजूरी दी है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ISA के बारे में कई बार हम पढ़ते हैं कि भारत के गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में सबसे पहली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि 15 देशों का ये एक फ्रेमवर्क था ISA का, और सबसे पहले इसको भारत और फ्रांस के सहयोग से जो है इसको बनाया गया। उसके बाद में तो इसमें कई सारे लोग मतलब कई सारे देश जो है इसमें जुड़ गए थे, और इनका मेन मिशन यही है कि हम सौर ऊर्जा जो है उसको जो है उत्पादित करें, और हमारे यहाँ नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए एक ऐसा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर सभी राष्ट्र एकमत होकर के हाँ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी MLA MP की पेंशन वगैरह बढ़ानी होती है, तो सभी एक मत में, कितने ही विरोधी हों, घोर विरोधी हों, लेकिन वो जो है एक मत पर आते हैं। उसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सभी राष्ट्र जो है वो सहयोग करने के लिए जो है वो तैयार होते हैं। तो इसी प्रकार से ISA एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया था। 6 दिसंबर 2017 को भारत में इसका मुख्यालय बना, और ये पहला एक इंटर गवर्नमेंट मुख्यालय आप कह सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सहकारी संगठन का मुख्यालय जो है पहली बार हमारे भारत में बनाया गया। तो गुरुग्राम में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया। अभी जो ISA है, उसने अपना सोलर फैसिलिटी जो है उसको मंजूरी दी है। सोलर फैसिलिटी का मतलब क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो भुगतान की गारंटी करता है, आपकी पेमेंट की गारंटी करेगा। सोलर फैसिलिटी के कुछ घटक हैं, 2 घटक इसके बारे में बता रखे हैं। पहला तो है सोलर पेमेंट गारंटी फंड, और दूसरा है सोलर इंश्योरेंस फंड। तो इसके ऊपर जो है ये अपनी एक गारंटी देता है। इस सुविधा का जोर है अफ्रीका में अंडर सर्व्ड मार्केट्स में प्रभावित होने वाली निजी पूंजी को जो है वो आकर्षित करना। तो ये इसके बारे में था। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन। अब देखिए, ये सारी बातें जो है इसकी 5वीं बैठक में की गई है, 5th जो इसकी मीटिंग है उसमें की गई है, और ये बैठक जो है भारत के अंदर ही आयोजित की गई थी। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। इसके अंदर 109 सदस्य थे, और उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि फ्रांस के जो अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य मंत्री हैं, क्रिसुला जकार्पुलो, वो इसके सह अध्यक्ष रही हैं, वो इस बैठक की सह अध्यक्ष थी। भारत ने तो अध्यक्षता की थी, भारत की तरफ से जो हमारे नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह, और जो फ्रांस की जो है अध्यक्ष जिनका नाम है क्रिसुला जकारोपुलो, वो जो है इसके अंदर सह अध्यक्षता के रूप में थी। फिर देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंटरपोल। तो इंटरपोल जो है, आप जानते हैं इंटरपोल के बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं। जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल, तो उसकी कई सारी रिपोर्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। इसने अभी जो अपनी 90वीं जो महासभा हुई थी, उसमें इन्होंने कहा कि हम जो है एक मेटावर्स जो है वो लॉन्च करेंगे। इसको इंटरपोल मेटावर्स जो है वो कहा जाएगा। ये एक क्लाउड की सुविधा है। इससे क्या होगा? देखिए, मेटावर्स सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, और आपको किसी भी जो मेटावर्स के अंदर इंक्लूडेड है कोई भी ऐसा स्टोर है, उसको लॉन्च करना है, तो आप अपनी वर्चुअल ID बनाइए, और आप वर्चुअली जो है उसके अंदर जा करके जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, खरीदारी के लिए भी उसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप ये चीज़ें घर बैठे कर सकते हैं। तो मेटावर्स जो है, एक फेसबुक ने भी अपना मेटावर्स लॉन्च किया था, और इसके ऊपर एक आई थिंक आर्टिकल भी आया था कि एक हैदराबाद या आई थिंक बेंगलुरु की कोई महिला थी, और उन्होंने वर्चुअल ID बना करके और एक जो स्टोर है, कपड़ों का स्टोर है, उसको विजिट किया था। और उसके अंदर, सॉरी, हैदराबाद यहाँ की नहीं थी, वो US की थी, आई थिंक US की महिला थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर कम डेवलप्ड है। US की वो महिला थी, और उनके साथ में जो है
वो बुलिंग का शिकार हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर और जो वर्चुअल आईडी वाली जो लोग थे उन्होंने उन महिला के साथ में अभद्र व्यवहार किया था। तो ये भी इसके कुछ कंसर्न्स है, प्रोज एंड कॉन्स जब हम देखेंगे मेटावर्स के, तो उसके अंदर ये चीज़ें भी मायने रखती है। तो हाल फिलहाल यहाँ देखिए कि जो इंटरपोल है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने जो है नई दिल्ली में जो भी इसका जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि हम पुलिस मेटावर्स को जो है वो लॉन्च करेंगे। इसमें जो विश्व भर में जो कानून प्रवर्तन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ये पहला जो है वो मेटावर्स होगा। अब देखिए इसमें सुरक्षित क्लाउड प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है और जो अदर जो संस्था हैं वो इसके अंदर भाग लेंगे। इसका लाभ ये होगा कि इंटरपोल मेटावर्स में रजिस्टर्ड यूजर्स फ्रांस के लियोन में मौजूद इंटरपोल जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर का वर्चुअल टूर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भौगोलिक या भौतिक बाउंड्री की आवश्यकता का जो है वो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। यूजर्स अपने अवतार के जरिए इस मेटावर्स में दूसरे ऑफिसर से इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। यही मैंने आपको बताया कि आप वर्चुअली जाकर के विजिट कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं। फॉरेंसिक जांच और अन्य पुलिस कौशल में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आने वाली, अब देख लीजिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है कि आने वाली टेक्नोलॉजी ये होगी कि आप वर्चुअल रूप से, आपकी वर्चुअल जो आईडी है उसके रूप से आप जो है दूसरी जगह पर जाकर के कोई भी कोर्स सीख सकते हैं, स्टोर्स को विजिट कर सकते हैं, ये कार्य भी कर सकते हैं। फिर कई सारी चीज़ें हैं, दूरस्थ कार्यक्रमों, नेटवर्किंग, अपराध के दृश्यों, साक्ष्यों के संग्रहण, संरक्षण, क्षमता निर्माण जैसे लाभ भी जो है ये प्रोवाइड करता है। तो ये भी इसकी 90वीं जो है महासभा का आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें 25 वर्षों के अंतराल के बाद में पहली बार भारत के अंदर जो है, इससे पहले भारत के अंदर 97 के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया था, और अभी इसको 25 वर्ष के बाद में जो है आयोजित किया गया है। और इसके अलावा तो इसमें क्या है और चीज़, फिर देखिए इन्होंने यहाँ पर जो है ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट जो है जारी की, इंटरपोल विज़न जो है इन्होंने अपने उसके ऊपर चर्चा की। उसके अलावा इन्होंने महासभा में इंटरपोल के आई फैमिलिया और अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के उपयोग को बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख प्रस्तावों को भी पारित किया। फिर देखिए इंटरपोल की स्थापना जो है 195 सदस्यों देशों के सहयोग से 7 सितंबर 1923 को की गई थी, और इसके विश्व भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। ये मतलब जो रीजनल ब्यूरो हैं वो 7 हैं इसके पूरे वर्ल्ड के अंदर। भारत जो है 1949 में इंटरपोल के साथ में जुड़ा था। 1923 में तो स्थापना हुई थी, 49 में भारत जुड़ा है, और भारत 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में जो है वो मनाता है। अब देखिए इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर है। वर्तमान सचिव इसके जुर्गन स्टॉक हैं, और अध्यक्ष जो है इसके अहमद नासर अल रहीसी हैं। तो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में। तो मेटावर्स क्या होता है ये बेसिकली आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। बुर्किना फासो जो एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पर अभी सैन्य तख्तापलट हुआ है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। अब देखिए बुर्किना फासो पहली चीज़ तो अफ्रीकी देश है, और वहाँ पर पहले भी जो है वो तख्तापलट हो चुका है। अभी जो है कैप्टन इब्राहिम ट्रायोरे को जो है नया राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बनाया गया है सैन्य तख्तापलट के बाद। बस इतनी बातें इसमें ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए इसको जो बुर्किना फासो, इसको 1960 के अंदर जो है वो स्वतंत्रता मिली थी, और इस तब से लेकर के अब तक यहाँ पर बहुत इनस्टेबिलिटी की स्थिति है, कई बार तख्तापलट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसराइल और लेबनान के जो है ऐतिहासिक समुद्री समझौते पर। अब देखिए इसराइल को तो मैप मैंने आपको कई बार दिखाया है, सेंट्रल एशिया के अंदर आप जब जाते हैं, मिडिल ईस्ट वाला जो पोर्शन है, और लेबनान जो है वो कहाँ पर है वो भी आप उसी के आसपास देखेंगे। तो आप मैप जो है मैं नहीं अभी अवेलेबल करा पाऊँगी, तो आप एक बार इसको एटलस के अंदर लोकेट कीजिएगा, लेबनान को और इसराइल को। तो देखिए अब इसके अंदर क्या क्या जो है बातें कही गई है वो देख लेते हैं। अब देखिए ये समझौता ऐतिहासिक क्यों कहा गया है? ऐतिहासिक इसलिए है, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए दोनों ही देश जो है वो मध्य पूर्व के देश हैं। इसराइल एक क्योंकि टेक्निकली बहुत एडवांस देश भी है। लेबनान के साथ में जो भूमध्य सागर जो इनके बीच में पड़ता है, उसकी सीमा को लेकर के जब इसराइल अस्तित्व में आया था 1948 में, तब से लेकर के ही दोनों के बीच में जो है एक टसल की स्थिति है, 1948 से ही समुद्री सीमा को लेकर के। और लेबनान और इसराइल के बीच में कभी भी कोई भी पॉलिटिकल संबंध या राजनयिक संबंध, जो डिप्लोमेटिक संबंध आप कहते हैं, वो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ये जो संधि हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है कि इसराइल अपने संबंध जो है वो सुधारने की ओर अग्रसर है। इसमें भी यूएसए ने जो है वो मध्यस्थता की है। आर्बिट्रेरी कौन है, मीडिएटर कौन है, तो वो जो है यूएसए इसके अंदर है। इसमें कई सारे दस्तावेज तो अभी इन्होंने सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन देखिए इसका परिणाम ये निकलेगा कि युद्ध का खतरा टलेगा, आपस में इनके युद्ध नहीं होगा अब इसको लेकर के। और जो प्राकृतिक गैस उत्पादन का जो क्षेत्र है वो भी उसका रास्ता भी साफ होगा। ठीक है, तो ये 2 काम जो है वो इस जो क्या कहते हैं इस ऐतिहासिक समझौते से देखने को मिलेगा।
फिर देखिए भारत और अफ्रीका के बीच में रक्षा वार्ता भी हुई है। रक्षा वार्ता यानी कि डिफेंस डायलॉग जो है वो हुआ है। तो ये है IADD। तो ये जो है इसको कहा गया इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। तो ये अभी संपन्न हुआ है और गांधीनगर गुजरात के अंदर जो है ये संपन्न किया गया है। तो अब इसमें क्या क्या कहा गया है, तो सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने रक्षा प्रदर्शनी यानी कि डेफ एक्सपो जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका आयोजन जो है वो इस अवसर पर किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया गुजरात के गांधीनगर के अंदर। और डेफ एक्सपो जो है इसका विषय था पाथ टू प्राइड। ठीक है, पाथ टू प्राइड जो है वो इसका विषय था। और जो IADD था जो इसका मुख्य विषय था अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो ये थोड़े से विषय हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गुजरात के अंदर इसको आयोजित किया गया था। अब इसमें जो है अफ्रीका में तो बहुत सारे देश हैं, तो इसके अंदर कुल मिलाकर 20 जो है रक्षा मंत्रियों ने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। और कई सारे जो 50 अफ्रीकी देश हैं वहाँ के रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अफ्रीकी संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए संवाद में इन्होंने जो है वो भाग लिया है। क्या क्या बातें निकल कर के आई हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर इन्होंने कहा है कि पहली बात तो इन्होंने गांधीनगर घोषणा जो है वो जारी की है। और इसमें कहा है कि भाई जो प्रशिक्षण स्लॉट है, प्रशिक्षण टीमें हैं, उनके माध्यम से हम अफ्रीका के जो रक्षा बल है उनको सशक्त करेंगे, उनकी क्षमता निर्माण करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के निपटने के लिए भी उनको जो है हम प्रशिक्षण देंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो हमारा मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ है वहाँ पर फेलोशिप प्रोग्राम के जरिए हम जो अफ्रीकी देशों के विशेषज्ञ हैं उनको फेलोशिप भी देंगे। तो अब देखिए भारत और अफ्रीका की जो ये रक्षा वार्ता है इसका बेस क्या है, तो युगांडा के अंदर 2018 में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक 10 मार्गदर्शक सिद्धांत रखे थे, प्रिंसिपल्स रखे थे। जैसे कि चाइना और भारत के अंदर पंचशील सिद्धांत है, वैसे ही जो है अफ्रीका के साथ में इन्होंने डिफेंस के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत रखे थे जिसके के ऊपर ये लोग कार्य कर रहे हैं। फिर देखिए कुछ यहाँ पर इस बार थोड़ा चेंज किया, स्नैपी न्यूज़ दे रखा है, उसको देख लेते हैं। 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा किए गए नरसंहार के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव पारित किया है। तो क्या है इस प्रस्ताव में देखते हैं। तो ये एक तरीके से शॉर्ट न्यूज़ है। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका के अंदर 2 सांसद रहे हैं, रो खन्ना और स्टीव चाबोट। उन्होंने कहा है कि भाई 1971 में जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें बांग्लादेशियों और हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार हुए हैं और उनको नरसंहार यानी जेनोसाइड की संज्ञा देनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने मांग की है कि भाई पाकिस्तान को जो है इसके लिए बांग्लादेशियों से जो है वो जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो एक प्रस्ताव है। दूसरा है देखिए जापान में गर्भवती जो महिलाएं होती है जिनका गर्भ के दौरान ही जो डिवोर्स ले लेती हैं गर्भवती होने के दौरान, तो पहले कानून ये था कि भाई 100 दिन तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो रीमैरिज कर सकती हैं। अब उस कानून को जो है हटा दिया गया है, अब वो कभी भी जो है रीमैरिज कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एक जो है जो हम दैनिक व्यायाम वगैरह करते हैं, जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, उसके ऊपर ये एक रिपोर्ट है और इसको जारी किया किसने है, WHO ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली बार इसका जारी किया गया है और अक्टूबर के अंदर इसे जारी किया है। तो याद रखिएगा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी किसके द्वारा जारी किया जाता है, WHO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। फिर देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में कुछ काम का हो तो देखेंगे इसको। अब देखिए कि दुबई के अंदर जो है एक जेबल अली जो एक जगह है, जेबल अली एक गांव है, वहाँ पर भारतीय और अरबी वास्तुकला के मिले जुले स्वरूप से एक भारतीय हिंदू मंदिर जो है वो बनाया गया है। इसमें 16 जो हमारे देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियाँ लगेगी। 70,000 वर्ग फुट में इसको बनाया जाएगा और ये दूसरा दुबई का मंदिर है। इससे पहले 1958 में भी एक मंदिर जो है वो वहाँ पर बन चुका है। तो जेबल अली के बारे में पूछ ले तो ये गाँव है दुबई के अंदर जहाँ पे जो है भारतीय मंदिर बनाया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को और उसके बाद में जो है जो हमारा डिफेंस और वो जो क्या कहते हैं उसको डिफेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसको पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमको कंप्लीट करना है और फिर जो है मैगजीन में 3-4 वीडियोस अभी और बाकी रहेंगे लास्ट वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कहीं कुछ गलती भी हो गई हो तो आप भी उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि बोलने में जल्दीबाजी में बोलने में गलती हो जाती है। तो आप और मैगजीन का जो PDF है वो जल्दी हम जो है शेयर करेंगे आपके साथ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।